हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज। आज बात करेंगे चैप्टर 6 पर, जिसका टॉपिक है जनसंख्या। एनसीईआरटी क्लास 9 भूगोल विषय हिंदी का यह अंतिम चैप्टर है। और इस वीडियो को आप पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में एक डिफिनीशन क्लाज है, जिसमें करीब 35 या 36 ऐसी परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन क्लाजेज हैं ये यहाँ पर। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के। तो चूँकि इसमें पूरी बुक के सारे डिफिनीशन क्लॉजेज इंपॉर्टेंट शामिल कर लिए गए हैं, तो इनको अगर हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें करीबन सारे के सारे फैक्ट ही हैं, और सारे के सारे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो इसको हम देख लेंगे। अभी पहले जनसंख्या का जो चैप्टर है पूरा का पूरा, उसको एक बार हम ठीक से कवर कर लेते हैं, फिर इनको देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करते हैं। जनसंख्या का जो यह चैप्टर है, यह हमारे लिए अगर हम बेसिकली देखें तो कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे तो जो फैक्चुअल नॉलेज है ही, साथ ही साथ कुछ जनसंख्या रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इतिहास रहा है और जो पैमाने हैं जिनके आधार पर जनसंख्या की जनगणना की जाती है, और किन आधार पर मैप्स के माध्यम से भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है इस चैप्टर में। तो इस लिहाज से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। किसी भी जो अगर हम सोशल स्टडी कर रहे हैं तो जनसंख्या वहाँ पर एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो जो दूसरे तत्व हैं उनका अवलोकन हमेशा जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है सोशल सिस्टम में, तथा उनके अर्थ एवं महत्व को ज्ञात किया जाता है। जैसे संसाधन है, आपदा है, विनाश है, इनका अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने के लिए तथा उनकी विवेचना करने के लिए जो मूल पृष्ठभूमि है वो कौन प्रदान करता है, तो वो जो आबादी है वही प्रदान करती है इन सारी चीज़ों के लिए। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जनसंख्या संबंधी 3 प्रमुख तथ्यों पर हम विचार करेंगे, प्रश्नों पर विचार करेंगे। एक है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, अर्थात कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कहाँ पर लोग निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, और फिर जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या के आकार और वितरण पर। वर्ष 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17.5% थी। तो 17.5% जनसंख्या है थी 2011 की जनगणना के हिसाब से विश्व की जनसंख्या का। 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात विश्व के कुल स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, तो जनसंख्या रहती है 17.5%। तो हमारे यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है, जबकि हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो केवल 2.4% है। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। उसके बाद में फिर 1881 से नियमित तौर से हर 10 साल पर हमारे यहाँ पर जनगणना होती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी कुल आबादी भारत की कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल बड़ी राज्य है, जिसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो। और इसकी आबादी भारत की कुल आबादी का केवल 5.5% है। ये चीज़ दर्शाती है कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो बहुत असमान है, अर्थात कहीं पर क्षेत्रफल तो कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा। जैसे हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे, बिहार में हम देखेंगे, दिल्ली में हम देखेंगे, कहीं कहीं पर क्या है क्षेत्रफल तो बहुत है लेकिन आबादी उस हिसाब से बहुत कम है। जैसे हमारा उदाहरण के तौर से हमने देखा भी राजस्थान। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 अर्थात 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। जनघनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का टोटल जो अगर औसत हम देखें तो 382 वर्ग पर व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर बिहार का हम देखेंगे तो 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर करीब करीब, यानी कि अगर हम देखें तो तकरीबन 4 गुना है औसत का।
तो इस हिसाब से वहीं अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो कितना अंतर है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में, यह हम देख सकते हैं। तो जनसंख्या का असमान वितरण है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व हमें दिखाया भी गया, पहले यहाँ से मैपिंग में हम देख लेते क्या है। जहाँ पर ग्रीन कलर से वहाँ पर 250 से कम है। जो हल्का सा येलो कलर में है वो 251 से 500 के बीच में, 501 से 750 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व वो येलो कलर से, 1001 वाले जो हैं वो करीब करीब हैं रेड कलर से जिनको दिखाया गया। तो रेड कलर से कौन कौन से सबसे पहले देख लेते हैं, दिल्ली है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1001 से ज़्यादा है। अब हल्के येलो में बात करें 751 से 1000, तो 2 स्टेट हमारे पास केरल है और इसके अलावा कौन है, उत्तर प्रदेश है। 250 से कम वाले में अगर हम देखें तो देखिए 3 बड़े राज्यों की अगर हम बात करेंगे, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर एक छोटा राज्य अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के जो सारे के सारे राज्य हैं असम को छोड़ करके, वो सारे के सारे क्या है 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से कम ही वहाँ पर जो है वो आबादी है। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, अर्थात पिछले 10 वर्ष के अपेक्षा इस बार कितनी वृद्धि हुई। दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत के परिवर्तन के द्वारा। ये हो गई आबादी में वृद्धि की बात में। अब जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। अब जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जन्म दर क्या होती है कि प्रति वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत जैसे देश में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से क्या होता है, अधिक होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक तेज कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। तो प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक प्रवास में क्या होता है कि जनसंख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है कि देश की जनसंख्या पर भी जो फर्क होता है वो पड़ता है। अब बात करेंगे आयु संरचना के बारे में। तो आयु संरचना के हिसाब से 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं इनको। पहला है बच्चे, जिनमें सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु, ये आर्थिक रूप से उद्यमशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। दूसरे होते हैं वयस्क, जो 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। कौन सा, वयस्क वाला। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बात करेंगे लिंगानुपात और लिटरेसी रेट के बारे में। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी को दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। 1951 में जहां भारत में लिंगानुपात 946 अर्थात 946 था, वहीं 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था अर्थात 943 था। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, जबकि पुदुचेरी में अगर हम देखें तो 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। जबकि हरियाणा में जनसंख्या लिंगानुपात है वो सबसे नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो 7 वर्ष से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति जो चीज़ों को पढ़ लिख सकता है उसे हम साक्षर कहेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में साक्षरता दर में धीरे धीरे सुधार हुआ है। 2011 में अगर हम देखें तो जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से भारत की जो कुल लिटरेसी रेट है वो है 73% अर्थात 73%, जिसमें पुरुषों का है 80.9% जबकि औरतों का है 64.6%। अब व्यवसायिक संरचना की बात करें तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, प्राथमिक वर्ग, द्वितीयक वर्ग और तृतीयक वर्ग। प्राथमिक वर्ग में क्या होता है, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन इत्यादि प्रक्रिया शामिल होती है। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि। तीसरे क्रियाकलापों में क्या होता है, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं। ये 3 प्रकार के उत्पादक वर्ग हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल और केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या द्वितीयक क्षेत्र में 13% और तृतीयक क्षेत्र में 20% अर्थात 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में व्यावसायिक वृद्धि हुई है। इसी कारण से अब कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की संख्या जो है
प्रतिशत के हिसाब से वो 60% से कम हो गई है। अन्यथा भारत का एक आबादी का आधे से अधिक हिस्सा हमेशा कृषि कार्य में ही लगा रहता था। अब ये शब्दावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे डिफिनीशन क्लास हैं, सारे के सारे फैक्चुअल क्लास हैं, हर फैक्ट से एक क्वेश्चन बनेगा। अवदाब क्या है? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। तो जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, जो लो प्रेशर एरिया है, वो जो निम्न वायुदाब जहाँ पर है उस सिचुएशन को हम कहते हैं अवदाब। अवसादी शैलें क्या होती है? तो हम जानते हैं कि शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें और रूपांतरित शैलें। तो अवसादी शैलें वो होती हैं जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये अवसादों से बनी हुई होती हैं जिनमें प्रायः जो परतदार संरचना होती है, इसीलिए इन्हें अवसादी शैल कहा जाता है। आग्नेय शैल क्या होती है? वे शैलें जो ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती हैं। कौन सी शैल कहलाती है? आग्नेय शैल कहलाती है। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या क्या कहलाती है? आधार जनसंख्या कहलाती है। आश्रित अनुपात, आश्रित आयु अर्थात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग अर्थात 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आश्रित अनुपात कहलाता है। अर्थात जनसंख्या को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक जो 15 वर्ष से आयु से कम है जो उद्यमशील नहीं है, दूसरे जो 59 वर्ष से अधिक है जिन्हें हम मानते हैं कि वो उद्यमशील नहीं है, और दूसरा वो वर्ग जो 15 से 59 के बीच में है जो उद्यमशील है। तो इनका जो रेशियो बनता है इसे हम क्या कहते हैं? आश्रित अनुपात कहते हैं। आंतरिक अपवाह, एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता है वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। जैसे अगर हम यूरोप में देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ आकर के वहाँ पर अपना जल गिराती हैं। तो आंतरिक अपवाह का मतलब ये कि जहाँ किसी अंदर ही किसी झील या सागर में आकर के जल गिरा दे कोई नदी, वो कहलाता है आंतरिक अपवाह। उच्चावच क्या होते हैं? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। तो चाहे धरातल हो चाहे समुद्र की तलहटी हो, वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है ऊंचाई की, उसमें जो ऊंचाइयों का अंतर है उसे हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप क्या होता है? एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है। जैसे भारत है, तो भारत को हम एक उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एशिया महाद्वीप है उससे हिमालय की पर्वत श्रृंखला के से क्या होता है? कट जाता है, और पूरा का पूरा इसके पास इतना बड़ा तटीय भाग है और एक अलग प्रकार की संरचना यहाँ पर हो जाती है हिमालय के कारण, जो कि मौसम का परिवर्तन चीन की अपेक्षा भारत में हो जाता है यहाँ पर, इसलिए भारत को एक हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो ऐसा भूखंड जो शेष महाद्वीप से भौगोलिक पृथक इकाई के रूप में दिखे, उपमहाद्वीप कहलाता है। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। अर्थात व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होता है, तो वो ना तो वो बच्चा होता है ना तो वो जवान होता है। जनसंख्या का घनत्व, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि दर अभी अभी हमने पढ़ी है, जन्म दर हमने देख लिया। अब बात करते हैं जलोढ़ मैदान के बारे में। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग। अब जलोढ़ मैदान होता क्या है? नदियाँ दरअसल जो वर्षवाहिनी नदियाँ हैं वो जब बह करके आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी गाद और अवसाद लेकर के आती हैं, और जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो गाद और अवसाद क्या होती है? आकर के मैदानी भागों में जमा हो जाती है, और जब नदियों में बाढ़ कम हो जाती है तो पानी वापस नदी में आ जाता है और वो मिट्टी और जो अवसाद होती है वो मैदानी भाग का निर्माण कर देती है। ऐसी जो अवसाद होती है यह अवसाद बहुत ही उपजाऊ होती है और इससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। बात करते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को क्या बोलते हैं? जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। जीवोम क्या है? एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवोम कहलाते हैं। झील क्या है? एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हुई हो। तो स्थल रुद्ध गर्त में भरा हुआ जल जो जलराशि होती है वो क्या कहलाती है? झील कहलाती है। हालांकि झील और तालाब में ये फर्क है कि झील बहुत बड़े एरिया में होती है जबकि तालाब छोटे से हिस्से में होता है। नवीन या युवा पर्वत, तो पृथ्वी के भूपटल में नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये क्या कहलाते हैं? नवीन या युवा पर्वत कहलाते हैं। निमज्जन क्या होता है? तो जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति, हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे
धंसने की क्रिया से है, ये कहलाती है क्रिया निमज्जन, जो धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया होती है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। क्या कहलाता है? नेशनल पार्क कहलाता है। पठार, विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भाग मेज के आकार में, एक भूभाग जिसके ऊपर अपेक्षाकृत ऊपरी भाग क्या हो? अपेक्षाकृत समतल हो। तो पठार में और जो पहाड़ और पहाड़ियाँ, उनमें यह फर्क होता है कि उनमें पठारों में चोटियां नहीं होती हैं, बल्कि ऊपर का भाग क्या होता है? समतल होता है, और किनारे कैसे होते हैं? तेज ढाल वाले होते हैं। पठार कहलाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिनमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण या स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः कैसा होता है? तीव्र ढालों वाला होता है। प्रवसन की अगर हम बात करें तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना, तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। तो अप्रवास जिसे इमिग्रेशन कहते हैं, तथा उत्प्रवास अर्थात इमिग्रेशन कहते हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो आजकल जो कोरोना महामारी के चलते अप्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर बार बार हमें सुनने में आ रहा है, उसी चीज़ से रिलेटेड है। एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर के बनता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, हम सब जानते हैं। आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिसके कारण चट्टानें खिसक जाती हैं, भ्रंश कहलाता है। इसके बाद में भारतीय भूभाग है, भारतीय मानक समय है, भूगर्भीय है, प्लेट है, भूसन्नति है, मृत्युदर है, मानसून है। जो इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में हम काफ़ी हद तक पढ़ भी चुके हैं। रूपांतरित अथवा कायांतरित शैलें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनी शैलें। तो जो पूर्व निर्मित आग्नेय या अवसादी शैलें हैं, उन पर जब अधिक दबाव या मैंने पहले बताया था कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानें मूल चट्टानें होती हैं, लेकिन जब इन पर ताप और दाब का भौतिक और रासायनिक प्रभाव पड़ता है तो परिवर्तन द्वारा एक नई प्रकार की शैलों का निर्माण करती हैं, जो रूपांतरित या कायांतरित शैलें कहलाती हैं। लिंगानुपात हम पढ़ चुके हैं। लैगून क्या होता है? खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। तो लैगून का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है उड़ीसा की चिल्का झील। इसमें क्या होता है कि समुद्र का पानी ज्वार के समय में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और फिर बालू के द्वारा वह अवरुद्ध हो जाता है और खारा जल वहीं अंदर भरा रह जाता है। ऐसी झीलें लैगून झील कहलाती हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो स्थल मंडलीय प्लेटें, दुर्बत लामंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीप, भूपृष्ठ या महासागरी अधिस्थल के बड़े बड़े भाग क्या कहलाते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहलाते हैं। हिमानी बर्फ की नदी होती है। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है, वो क्या कहलाता है? स्थानीय समय कहलाता है। तो यह थी कक्षा 9 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी। आज से ये एनसीईआरटी के सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, और चूंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी छूट गई थी, तो अब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कल से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो शब्दावली का खंड है इसको 1 बार 2 बार 3 बार फिर से पढ़ लीजिए, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है, इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल है, वो मैं ऐड कर दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी ग्रुप से आप जुड़ना चाहें जहाँ से, या फिर आप फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहें, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। वहाँ से आकर के आप सारी जगहों से हम जुड़ सकते हैं, और जो और तमाम सारे चीज़ें हैं उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।